हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप हिमाचल। जैसे कि आपको पता होगा कि 21 जुलाई 2025 को हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री जगदीप धनखड़ जी अपना रेजिग्नेशन देते हैं और बोलते हैं कि मेरी हेल्थ ज़्यादा ठीक नहीं है, इसीलिए मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूं। तो देखिए, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इसके पीछे, उनके रेजिग्नेशन के पीछे क्या क्या रीजंस और हो सकते हैं, है ना। ओवरऑल बात करेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता क्या है, किस तरीके से इनका इलेक्शन होता है, कौन कौन इनके इलेक्शन में वोट करता है ना। अगर इनको रिमूव करना हो तो कैसे किया जा सकता है, और इनकी जो पावर्स हैं उनके बारे में भी हम आज थोड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि इनकी रेजिग्नेशन का मेन रीजन क्या है। तो देखो, जो सबसे पहला रीजन ये दे रहे हैं वो है इनके हेल्थ ग्राउंड। इनका कहना है कि भाई कुछ टाइम पहले इनकी एंजियोप्लास्टी हुई है और एक इवेंट के दौरान ये फेंट भी हुए थे। तो देखिए, यहाँ से थोड़े बहुत तो ये रीजन कन्विंसिंग लगते हैं, बट देखिए ये देश की पॉलिटिक्स है, यहाँ पे जो ऊपर ऊपर से दिखता है वो सच नहीं होता है, उसके नीचे बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो उन्हीं रीजंस के बारे में बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे बोला जाता है कि गवर्नमेंट के साथ ना उनकी टेंशन काफी पहले से क्रिएट हो गई थी, है ना। और साथ में जो लोकसभा स्पीकर है उनके साथ भी उनकी अनबन होनी स्टार्ट हो गई थी, बिकॉज बहुत टाइम पे, बहुत इवेंट पे उन्होंने ये बोला था कि भाई जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट है वो ज्यादा ऊपर है आपके लोकसभा स्पीकर से, है ना। और दूसरी चीज उनका कहना था कि भाई लोकसभा को ज्यादा टाइम दिया जा रहा है स्क्रीन पे, है ना, और हमारे को कम टाइम दिया जाता है स्क्रीन पे, तो हमारे को ज्यादा टाइम मिलना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे संसद टीवी जो है उसकी बात हो रही है ना। तो ये ज्यादा टाइम डिमांड कर रहे थे, तो इसकी वजह से इनकी लोकसभा के स्पीकर के साथ भी अनबन क्रिएट हो गई थी, है ना। अब यहाँ पे तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है वो है जस्टिस वर्मा के खिलाफ ये मोशन लाना चाहते थे, रिमूवल मोशन। अब ये जस्टिस वर्मा कौन है? देखिए, आपने कुछ टाइम पहले सुना होगा ना कि होली की नाइट पे एक जज के घर पे आग लग गई, है ना। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वो जज थे और उनके घर पे लगभग 15 करोड़ रुपए जो थे वो बरामद हुए। मतलब काफी ज्यादा उन पैसों में आग भी लग गई थी, है ना। आपको शायद ये चीज याद होगी। तो वही जस्टिस हैं आपके जस्टिस वर्मा, है ना। अब ये जो थे आपके जगदीप धनखड़, काफी ज्यादा इवेंट्स पे देखा गया कि क्रिटिसाइज करते थे जुडिशरी को कि भाई जुडिशरी जो है वो अननेसेसरीली इंटरफेयर करती है हमारे लेजिस्लेचर में, ठीक है। तो ये जो है इसके बारे में भी ये बात करते थे। प्लस जब ये चीज हुई तो जगदीप धनखड़ ने क्या सोचा कि भाई इनके खिलाफ क्या किया जाए, रिमूवल मोशन लाया जाए और इनको इनकी पोस्ट से हटाया जाए। अब देखो, ये जो स्टैंड होता है ना वो बेसिकली गवर्नमेंट का स्टैंड होता है, गवर्नमेंट इस तरह के डिसीजन लेती है, बट यहाँ पे सिंगल हैंडेडली आपके जो जगदीप धनखड़ जी हैं वो ये चीज करना चाहते थे। जो पार्टी में थोड़े हायर पोजीशन पे है वहां पे जो वो लोग थे थोड़े चिढ़ गए, है ना, और इनसे थोड़ी अनबन वहां पे स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पे ऑपोजिशन का कहना है कि भाई और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से जगदीप धनखड़ जी ने रिजाइन किया हो। तो देखिए, ये तो रही न्यूज की बात। आज की वीडियो में हम देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट एज अ होल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। देखो, आर्टिकल 63 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बोलता है देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कौन सा आर्टिकल है, किस आर्टिकल में मेंशन है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, तो वो है आर्टिकल 63, ठीक है। तो ये जो है आपके सेकंड हाईएस्ट पोजीशन जो होती है आपकी कंट्री में, वो है सबसे हाईएस्ट पोजीशन होती है आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। सेकंड हाईएस्ट पोजीशन पे ये आते हैं, है ना, सेकंड इन द टेबल ऑफ प्रेफरेंस, ठीक है, सेकंड रैंक इन द टेबल ऑफ प्रेफरेंस इनकी होती है। देखो, जो ये ऑफिस है वो कहां से लिया गया है, वो लिया गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में काफी टाइम से वाइस प्रेसिडेंट होता था, तो जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना उस टाइम पे ये ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आपका कहां से लिया गया, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है, वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। मतलब हम लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, मतलब जो लोग हैं इंडिया के वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उसके लिए एक स्पेशल इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाएगा जिसमें बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर्स होंगे, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही मेंबर्स जो होंगे वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे वो नॉमिनेटेड हो, ठीक है। देखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है, ठीक है, तो वो भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। यहाँ पे दूसरी चीज याद रखनी है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो हैं वो पार्ट नहीं लेती हैं आपके इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट में, जबकि वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेती है। देखो, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्ट लेता है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी, ठीक है। तो ये जो है आपका पार्ट लेते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, बट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स ही वोट करते हैं।
बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स, है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वोटिंग का मेथड क्या होता है। ये मेथड होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट विद सीक्रेट बैलेट। अब ये सीक्रेट बैलेट क्या है, देखो सीक्रेट बैलेट का मतलब होता है कि जो भी वोट करने वाला होगा, वोट करने वाला एमपी अपना वोट किसी को दिखा के वोट नहीं करेगा। यहाँ पे एक दूसरा मेथड भी होता है ओपन बैलेट, जो कि राज्यसभा के इलेक्शन में यूज होता है, जिसमें क्या होता है कि जब आप किसी को वोट कर रहे होते हो तो आप अपने पार्टी के जो विप होती है उसको दिखाते हो, है ना, कि भाई आप अपने पार्टी के मेंबर्स को दिखाते हो कि भाई इस पर्टिकुलर बंदे को ही मैंने वोट किया है जिसको पार्टी चाहती है कि राज्यसभा में जाए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ओपन बैलेट। बट यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के केस में यूज होता है वो क्या होता है, सीक्रेट बैलेट। ये भी आपको याद रखना है ना। अगर देखो कोई भी डिस्प्यूट आता है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड तो उसको सॉल्व कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये चीज हो गई। इलेक्शन कैन नॉट बी चैलेंज फॉर एन इनकम्प्लीट इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। अब देखो यहां पे मान लो कोई वैकेंसी क्रिएट हो जाती है आपके राज्यसभा में, है ना, या कोई नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो उस केस में ये नहीं बोला जाएगा कि भाई उस केस में जो होगा वो इलेक्शन को चैलेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है, कि भाई मैं तो प्रेजेंट ही नहीं था उस दिन पे और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन हो गए, है ना, दोबारा से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन कराओ, ऐसा कोई एमपी नहीं बोल सकता। और इलेक्शन ऑफ जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे वो चैलेंज नहीं होंगे, ठीक है। अब तक देखो 4 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है जो अनअपोज क्या हो गए हैं, आपके इलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई यहाँ पे आपके इलेक्शंस की बात। अब अगली जो चीज है वो देखते हैं। अब बात करेंगे क्वालिफिकेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, कि अगर आपको चुनाव लड़ना है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का तो आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए और एटलीस्ट 35 साल के तो आप होने ही होने चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या बोली जाती है कि आप क्वालिफाइड होने चाहिए टू बी इलेक्टेड एज एमपी ऑफ राज्यसभा, दूसरी चीज तो ये। तीसरी चीज हो गई कि भाई आपके पास कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसी कोई पोजीशन जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, देखो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो यहाँ पे बोला गया है कि नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे कुछ लोगों को एग्जेम्प्ट किया गया है, जैसे कि सिटिंग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर आर नॉट कंसिडर होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। यहां पे इन लोगों को कंसिडर नहीं किया जाएगा कि उन्होंने कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किया है। मतलब ये है कि ये लोग भी अगर चाहें तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट ले सकते हैं, ठीक है। चलो इतना समझ आया, है ना। और यहां पे एक और बात आपको पता होनी चाहिए कि जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है ना उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं। अब देखो अगर आपको ना इलेक्शन लड़ना है ना तो आपको नॉमिनेशन फाइल करना होता है, ठीक है। तो नॉमिनेशन फाइल कैसे किया जाएगा वाइस प्रेसिडेंट के केस में, देखो अगर वाइस प्रेसिडेंट आपको बनना है तो आपको 20 लोग एज अ प्रपोजर चाहिए। प्रपोजर का क्या मतलब है कि 20 लोग ऐसे चाहिए जो आपका नाम प्रपोज करें कि भाई ये जो व्यक्ति है इसको हम चाहते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, और 20 लोग साथ में चाहिए सेकेंडर्स जो पीछे से उनको सपोर्ट करे कि हाँ अगर ये इलेक्शन में खड़ा होता है तो हम लोग रेडी हैं इसको वोट करने के लिए, ठीक है। चलो तो ये लोग कौन होते हैं, आपके एमपीज ही होते हैं। ऐसा नहीं कि घर से कोई उठा के ले आए आप 20 बंदे और वो हो गया, है ना, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगली जो चीज है वो है सिक्योरिटी डिपॉजिट। अगर भाई आपको इलेक्शन लड़ना है तो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी आपको देनी पड़ती है। तो अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना है तो आपको 15,000 रुपए आरबीआई में सबमिट करने पड़ेंगे एज अ सिक्योरिटी। और अगर आपको 1/6 वोट नहीं मिलते हैं, मतलब जितने भी टोटल वोट पड़े हैं उसमें से अगर आपको 1/6 वोट नहीं पड़ते हैं तो आप की सिक्योरिटी जो है ये क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी, है ना, ये सिक्योरिटी लैप्स हो जाएगी। अगली बात है कि भाई जो अगर आप जीत गए हैं ना इलेक्शन, उसके बाद क्या होता है, जब जैसे ही आप ऑफिस में एंटर करते हो उससे पहले क्या होती है, ओथ होती है। तो प्रेसिडेंट जो वाइस प्रेसिडेंट है उसकी जो ओथ होती है वो कौन करवाता है, वो करवाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर उसके द्वारा अपॉइंटेड कोई पर्सन। या तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद उसकी ओथ करवाएंगे, अगर मान लो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की हेल्थ खराब चल रही है या कोई और रीजन है, कहीं पे दौरे पे गए हुए हैं, तो क्या करेंगे वो कि एक पर्सन को अपॉइंट कर देंगे जो ओथ दिलवाएगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। अब देखो इसके बाद कंडीशन ऑफ ऑफिस, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन ऑफ ऑफिस के बारे में देखते हैं। कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। देखो अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो आप मेंबर नहीं हो सकते पार्लियामेंट के। अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो तो आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट से रिजाइन करना पड़ेगा, उसके बाद आप वाइस प्रेसिडेंट बनोगे, ठीक है। और स्टेट लेजिस्लेचर के भी आप मेंबर्स नहीं हो सकते, मतलब एमएलए भी आप नहीं हो सकते। अगर ये दोनों ही में से कोई आप हो तो आपको
इसको इस पोस्ट से पहले रिजाइन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप क्या बन सकते हो, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकते हो। मस्ट वेकेट सीट अपॉन एज्यूमिंग ऑफिस, वही बात बोली गई है जो मैंने पहले बताई। मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के एमोल्यूमेंट्स के बारे में, मतलब वाइस प्रेसिडेंट को सैलरी कितनी मिलती है ना, प्रिविलेजेस क्या क्या रहते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या बात करी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी सैलरी फिक्स नहीं करी है, किसकी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इतनी सैलरी फिक्स करी गई है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। सेकंड चीज, ड्रॉज सैलरीज एज एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। देखो यहाँ पे आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर आप वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाते हो ना, तो आप ऑटोमेटिकली चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा बन जाते हो, ठीक है। आपने राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स देखी होंगी, वहां पे जो पेडेस्टल पे बैठे होते हैं, है ना, वही जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होते हैं। तो मतलब यहाँ पे कहने की बात क्या है कि अगर आप वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाते हो तो ऑटोमेटिकली आप क्या बन जाओगे, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, मतलब आप सीधे चेयरपर्सन बन जाओगे राज्यसभा के। और कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी सैलरी फिक्स नहीं है, यहाँ पे किस हिसाब से वो सैलरी ड्रॉ करते हैं, एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। तो पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं टर्म ऑफ ऑफिस की, जिसका मेंशन आपका आर्टिकल 67 में है ना, कि कितने साल का टेन्योर होगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। तो जनरली जो टेन्योर होता है वो कितना होता है, 5 ईयर का टेन्योर होता है, जब से वो ऑफिस अज्यूम करते हैं, मतलब जब से ऑफिस में बैठते हैं। अब देखो, ही कैन रिजाइन एनी टाइम, कभी भी वो रिजाइन कर सकते हैं बाय राइटिंग रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट। अभी जगदीप धनखड़ जी ने यही करा है, रेजिग्नेशन दिया है किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। अब देखो, जब तक नया वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होके नहीं आ जाता है, वो कंटिन्यू करेंगे, है ना, और उस जो वहां पे ऑफिस की ड्यूटीज हैं उसका निर्वाह करेंगे, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो एक जो वाइस प्रेसिडेंट है उसका टेन्योर पूरा हो जाता है, 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं, तो क्या वो दोबारा इलेक्शन के लिए खड़े हो सकता है वाइस प्रेसिडेंट के, यस वो हो सकता है, एलिजिबल फॉर अनलिमिटेड री इलेक्शंस, ठीक है। तो बहुत बार, मतलब एक बार हो गया, दूसरी बार भी अगर उसने 5 साल का टेन्योर खत्म कर दिया, उसके बाद भी वो इलेक्ट हो सकता है अनलिमिटेड टाइम तक, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रावधान किए गए हैं। अब देखते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव कैसे किया जा सकता है। देखो यहाँ पे लिखा गया है कि नो फॉर्मल इंपीचमेंट इज रिक्वायर्ड, कैन बी रिमूव्ड बिफोर टर्म एंड्स, ठीक है। तो इनकी टर्म जब खत्म होती है उससे पहले इनको रिमूव किया जा सकता है, फॉर्मल इंपीचमेंट की कोई जरूरत नहीं है ना। और यहाँ पे एक चीज याद रखने की जरूरत है कि सिर्फ राज्यसभा ही प्रेसिडेंट के रिमूवल की, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल की बात कर सकता है, ठीक है। मतलब ये पावर आपके लोकसभा के पास नहीं होती। अगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाना है तो उसके लिए रेजोल्यूशन सिर्फ राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, ठीक है। अब अगर आप प्रेसिडेंट को रिमूव करने की बात कर रहे हो तो प्रेसिडेंट को 14 दिन का क्या देना पड़ेगा, आपको नोटिस देना पड़ेगा। 14 दिन के बाद ही आप उसके खिलाफ उनके रिमूवल की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो, अब देखो, कोई भी चीज अगर लोकसभा राज्यसभा में पास करनी है ना, तो वहां पे कुछ मेजोरिटी लगती है ना। तो राज्यसभा के केस में अगर रिमूव करना है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को तो लगेगी इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी का क्या मतलब होता है, टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसी, ठीक है। वैकेंसी का मतलब है कि भाई किसी की डेथ हो गई हो, वो सीट किसी कारणवश भरी भरी नहीं गई हो, तो उन सीट्स को माइनस कर दिया जाएगा आपकी टोटल स्ट्रेंथ से। मान लो 250 आपकी टोटल स्ट्रेंथ है, उसमें से 50 वैकेंसीज हैं, तो टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसी हो गया 200। अब इसकी मेजोरिटी कितनी होगी, 101। अगर 101 मेंबर एग्री कर जाएं कि भाई वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाना है तो उसे हटा दिया जाएगा। अब राज्यसभा ने ये मोशन पास कर दिया है, अब ये मोशन कहां जाएगा, लोकसभा के पास। लोकसभा सिंपल मेजोरिटी से इसको पास करेगी और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उनको अपनी कुर्सी खाली करनी पड़ जाएगी, मतलब उनको अपनी पोस्ट से रिजाइन करना पड़ जाएगा, उनको रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। चलो, अब देखो यहाँ पे देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज और है जो आपको याद रखनी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ग्राउंड मेंशन नहीं किया गया उनके रिमूवल का, ठीक है। मतलब कोई भी ग्राउंड मेंशन ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि किन ग्राउंड्स पे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव किया जा सकता है। तो देखिए, ये यहां तक हमने देख लिया। अब बात करेंगे वैकेंसी ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की, कि भाई वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी किस तरीके से क्रिएट हो सकती है। तो देखो, यहाँ पे कॉज ऑफ वैकेंसी क्या बताया गया है कि कब वैकेंट हो जाएगी सीट आपके वाइस प्रेसिडेंट की, जब वो अपने 5 साल पूरे कर लेंगे, है ना। उस केस में उनकी सीट को वैकेंट करना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर वो रिजाइन कर दें, ठीक है, अगर उनका रिमूवल हो जाए, उनकी डेथ हो जाए, है ना, डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए, या इलेक्शन उनके जो है वो वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए, मतलब इलेक्शन जो है वो उसमें कोई धांधली हुई हो उसको रद्द कर दिया जाए, तो उस
उस केस में वैकेंसी क्रिएट हो जाती है आपके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। अब देखो यहां पे क्या बोला गया है कि जब इस तरह की कोई वैकेंसी क्रिएट होगी, है ना, इन केस ऑफ आपके रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ, डिस्क्वालिफिकेशन, इलेक्शन ऑफ, है ना, इलेक्शन अगर डिक्लेयर वॉइड हो जाए, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा कि इलेक्शन कराने पड़ेंगे एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, देखो यहां पे देखते हैं इलेक्शंस इफ ड्यू टू टर्म एंड, अगर आपकी टर्म खत्म हो जाए, है ना, 5 साल का टेन्योर खत्म हो जाए, तो उनकी टर्म खत्म होने से पहले ही वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन हो जाने चाहिए। अगर उन्होंने रिजाइन करा है, उनको रिमूव कर दिया गया है, उनकी डेथ हो गई है, डिस्क्वालिफिकेशन हो गई है, ये सारी चीजें हो गई हैं, तो यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि भाई एज सून एज पॉसिबल उनके इलेक्शन करवाए जाएं। अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो यहां पे लिखा गया है कि विद इन 6 मंथ्स आपको इलेक्शन कराने पड़ेंगे। अगर रेजिग्नेशन देता है प्रेसिडेंट, रिमूवल होती है, इंपीचमेंट होती है प्रेसिडेंट की, डेथ हो जाती है, डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है, या इलेक्शन डिक्लेयर वॉइड हो जाते हैं, उस केस में प्रेसिडेंट को विद इन 6 मंथ्स क्या करना पड़ेगा, आपको इलेक्ट करना पड़ेगा। बट यहां पे इस तरह का कोई भी प्रोविजन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए नहीं दिया गया है। यहां पे दिया गया है इलेक्शन शुड बी हेल्ड एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, तो यहां पे कोई भी फिक्स टर्म नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। न्यू वाइस प्रेसिडेंट सर्व फुल 5 ईयर टर्म फ्रॉम एजम्पशन ऑफ द ऑफिस। अब देखो यहां पे अगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने हमारे तो रिजाइन कर दिया है जगदीप धनखड़ जी ने, जो अगले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुन के आएंगे, है ना, जिनका इलेक्शन होगा, अब वो अपना फुल टर्म सर्व करेंगे। ऐसा नहीं कि वो आधा टर्म सर्व करेंगे, जो जगदीप धनखड़ जी का बच गया था 2 साल का टेन्योर, ठीक है, वो नहीं सर्व करेंगे, वो पूरा का पूरा अपना 5 साल का टेन्योर सर्व करेंगे। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे करी गई है। चलिए अब बात करते हैं पावर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। देखो सबसे पहली चीज कि ये एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं आपके राज्यसभा के, ये बात आपके 64 आर्टिकल में करी गई है। मतलब अगर आप वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट होते हो तो ऑटोमेटिकली आप क्या बन जाते हो, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये मतलब होता है आपके एक्स ऑफिशियो का। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे जो इनकी पावर्स है वो कैसी है, दैट इज सिमिलर टू स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा के रिस्पेक्ट में जैसी पावर स्पीकर ऑफ लोकसभा की होगी वैसी ही पावर इनकी होगी। लोकसभा की स्पीकर की क्या पावर होती है, देखो अगर कोई बिल होता है उस पर क्या कराई जाती है, वोटिंग कराई जाती है। अगर वोटिंग में ड्रॉ हो जाता है तो उस केस में कास्टिंग वोट कौन डालता है, स्पीकर, है ना। इन लोकसभा राज्यसभा में कास्टिंग वोट कौन डालेगा, आपका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो इस तरह की पावर होती है। और दूसरी पावर है कि भाई आपको जो डेकोरम है हाउस का वो मेंटेन करना है, हाउस रूल्स के हिसाब से चले, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्पीकर और चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा की। ठीक है, चलिए तो ये जो सिमिलर पावर्स होती हैं आपकी जैसे कि लोकसभा की स्पीकर की होती हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। लाइक द यूएस वाइस प्रेसिडेंट हु चेयर्स द सेनेट। ठीक है, मतलब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो भी यही करता है, जो वहां की सेनेट है ना, उसको वो चेयर करते हैं। और इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसको चेयर करते हैं, आपके राज्यसभा को। ठीक है, चलो अगला देखो, एक्ट्स एज अ प्रेसिडेंट। अब जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेगा। ये किस में लिखा गया है, आर्टिकल 65 में। कौन सी ऐसी सिचुएशन होगी, यहां पे देखते हैं, ऑन वैकेंसी, है ना, अगर वैकेंसी हो जाए, डेथ हो जाए, रिमूवल हो जाए, उसके केस में क्या होता है आपका, है ना, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेगा एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट होंगे उस केस में भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं, एक्ट करते हैं एज प्रेसिडेंट। अब देखो अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कितने महीने के अंदर इलेक्शन होना चाहिए, विद इन 6 मंथ्स इलेक्शन होना चाहिए। यहां पे ये बोला गया है कैन नॉट एक्ट अप टू 6 मंथ्स टिल अ न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, है ना, सॉरी, कैन एक्ट अप टू 6 मंथ्स टिल अ न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, कि भाई वो 6 महीने तक मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठ सकते हैं, जब तक कि एक नया प्रेसिडेंट वहां पे इलेक्ट नहीं हो जाता। जब तक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये सारी चीजें मतलब प्रेसिडेंट की ड्यूटी का निर्वाह कर रहे होंगे, उस टाइम पे चेयरपर्सन की सीट तो खाली हो जाएगी, है ना, तो उनकी सीट पे कौन बैठेगा, उनकी सीट पे बैठेगा डेप्यूटी चेयरपर्सन। ठीक है, तो डेप्यूटी चेयरमैन जो है आपका राज्यसभा का, वो उनकी कुर्सी पे बैठेगा और वो राज्यसभा से रिलेटेड जितनी भी ड्यूटीज होंगी, है ना, आपके चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की, उनका निर्वाह करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।